बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्जरी का मॉक एग्जाम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि 70 इयर्स ओल्ड लेडी, मतलब कि ओल्ड एज लेडी, वो बाथरूम में स्लिप हुई है और अनएबल टू बियर वेट ऑन द राइट लो लिम्ब। अब आपको एक बात पता है कि ओल्ड एज में आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारे पास रिस्क होता है नेक का, फीमर के फ्रैक्चर का। ठीक है, इससे मोटी सी बात आप याद रखें कि नेक का फीमर से भी ज्यादा फीमर के फ्रैक्चर का रिस्क है। तो वो कहता है हिज लिम्ब इज एक्सटर्नली रोटेटेड एंड एबडक्टेड। एबडक्टेड का मतलब होता है कि बाहर की तरफ जाना। अगर ये मैं मिसाल के तौर पे मिड लाइन पोजीशन है ना, तो मिड लाइन पोजीशन से जब कुछ चीज बाहर जाती है उसको एबडक्शन कहते हैं। जब वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, तो उसको एडक्शन कहते हैं। एडक्शन, ये तो आपको बेसिक टर्म्स है, इसका इतना पता ही होगा। अब समझने की इसमें बात नहीं है कि लिम्ब को एक तो एक्सटर्नली, अब ये मैं मिड लाइन कहता हूँ, दिस इज मिड लाइन, दूसरी तरफ ऐसे फीमर अटैच हुई है। ये वाली फीमर जो है वो कहता है एक तो एबडक्ट हो गई है और एक्सटर्नली रोटेट हो गई है, बाहर की तरफ रोटेट हो गई है। तो अब कहते हैं कहाँ पे फ्रैक्चर होगा। ये मैंने ना 1 और 2 पॉइंट्स, दो लाइन लगाई हुई है। वन जो होता है ना, दिस इज द इंट्राट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, इसको ट्रोकेंटेरिक, इस जगह पे अगर फ्रैक्चर होना है इसको इंटरट्रोकेंटेरिक कहते हैं। तो ये टू वाली पोजीशन है ना, इसको अगर फ्रैक्चर होना है इसको नॉफ लिखते हैं, नेक का फीमर फ्रैक्चर। जब भी इंट्राट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर होता है ना, तो लिम्ब जो होता है वो एबडक्टेड पोजीशन में जाता है बाहर। और जब भी याद रखिएगा नेक का फीमर का फ्रैक्चर होता है ना, क्योंकि इधर मेंशन नहीं है, उसमें लिम्ब जो होती है वो एडक्टेड होती है। ये फाइनल के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट क्लू होता है डायग्नोस बनाने के लिए फीमर के फ्रैक्चर्स को, कि अगर एबडक्टेड हो देन यू हैव टू चूज कि बेसिकली दिस इज इंट्राट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर। और अगर एडक्टेड हो, अब ये सेम सिनेरियो में अगर एडक्टेड में बना दूं, तो फिर आपने क्या चूज करना है, नेक ऑफ फीमर को। फिर आपने याद रखना है कि स्टीरॉइड वाले पेशेंट बहुत रिस्क होता है उनमें ये फ्रैक्चर होने का। पर्सन है, इमरजेंसी में आया स्टैब वुंड के साथ, राइट फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पे। एक्सप्लोरेशन पे पेशेंट को मीडियन नर्व की इंजरी हो गई है। तो क्या होगा, मीडियन नर्व का काम क्या होता है आपको पता है। अगर लेट्स सपोज ये हैंड्स हैं, तो हैंड्स में जो मसल होते हैं ये वाले इनको थिनार्ड कहते हैं। थिनार्ड मसल्स की बेसिकली को उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिश करना और उनकी साइज को मेंटेन करना, ये सब मीडियन नर्व का। और ये जो साइड है इसको हाइपोथिनार्ड कहते हैं, इधर अल्ना नर्व का काम होता है। ठीक है, सो वो ये कह रहा है कि पेशेंट को क्या मसला होगा। एक अगर एक तो ये होगा कि जो थंब के और लिटिल फिंगर के साथ डिस्टेंस है, जब ये ट्रैवल करता है तो उसको अपोजिशन कहते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, जब आपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली से टच करेंगे इस मूवमेंट को अपोजिशन मूवमेंट, ये मूवमेंट कम हो जाएगी। ये सिनेरियो में अगर ना हो तो अगला फिर ये होता है कि थिनार मसल की हाइपोट्रॉफी हो जाएगी, या मूवमेंट उनके थिनार मसल्स की कम हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर प्राइमरी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जिस्ट ये होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर है तो उसको आप सर्जिकली रिसाइज कर दें, और अगर 5 से ऊपर का चला जाए तो फिर हम उसको रेडियो कीमो में से कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं। करेक्ट रिगार्डिंग द स्टरलाइजेशन मेथड, जो कि हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड है, इज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अब एक इंफॉर्मेशन बेस एमसीक्यूज है। अब पेशेंट है उसको बर्निंग हुई है, बर्निंग के बाद उसकी हेयर जो है वो उनकी मतलब जल गए हैं और थ्रॉट में उसको डीम है। एक बात आपको अंडरस्टूड है, देखिए थ्रॉट में अगर डीम है तो क्या होगा, लेरिंग्स को वो कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेरिंग्स को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही है वो कम हो जाएगी, तो एयरवेज कंप्रोमाइज हो सकते हैं। इसलिए जब भी कोई मरीज जिसको एयरवेज कंप्रोमाइज होने का आपको जरा सा भी रिस्क लग रहा हो ना, तो एयरवेज को सिक्योर कर लें, क्योंकि वंस दे गेट कंप्रोमाइज, पेशेंट ने एसिडोसिस डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो पेशेंट को रिवर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएसएमएलई में इस तरह के बड़े एमसीक्यूज आते होते हैं। पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आया है, उसको नोजिया है, उसको वोमिटिंग है, उसको हिस्ट्री है मल्टीपल एब्डोमिनल सर्जरीज की। तो डायग्नोसिस क्या होगा, अगर एक मरीज में सर्जरीज हुई हो ना बहुत ज्यादा और फिर आपके पास आए, तो उसमें होता क्या है कि सर्जरी के बाद अब ये इंटेस्टाइन नीचे जा रही है तो एडहेजन्स बनते हैं। वो एडहेजन क्या करते हैं, किसी न किसी जगह पे इंटेस्टाइन्स को, मैं आपको पर्पल इस लाइन से शो करता हूँ, ऐसे ब्लॉक कर देते हैं इंटेस्टाइन्स को। इसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट को, आप देखें यहाँ से अगर फ्लूइड आ रहा है और आगे नहीं जा पा रहा तो क्या होगा, सबसे पहली चीज वोमिट होगी।
ठीक है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज, नीचे बिल्कुल कोई चीज नहीं जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये दो साइंस होते हैं जिससे आप पिक कर लेते हैं स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी बात ये कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन किसी जगह पे होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, ये चीजें स्टार्ट होंगी, तो अब हो गए स्टेसिस होगी, तो बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट करके इधर आ जाते हैं ल्यूमन के अंदर, बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात ये कि टू मच वाटर चीजें एब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, और पेशेंट का फिर रिस्क होना डेवलप शुरू हो जाता है कि पेशेंट सेप्सिस के अंदर जा सकता है। यहाँ से बाज़ औक़ात बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट करके टुवर्ड्स ब्लड चले जाते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। और एक और बात, जब बहुत ज्यादा पेशेंट वॉमिट करता है तो टू मच वाटर और साथ साल्ट लॉस होता है, तो वाटर के लेवल ब्लड में कम हो जाएंगे। वाटर या साल्ट कम होगा तो मतलब ये कि सोडियम डिलीवरी जो मैक्यूलर डेंसा को है वो कम होगी, तो रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है उसकी एक्टिवेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब उसकी एक्टिवेशन ज्यादा होती है तो बॉडी बाइकार्बोनेट को ज्यादा कंटेन करती है, रिअब्सॉर्ब करती है। तो इन तरह के मरीजों की जब एबीजीज आप करवाते हैं ना, चाहे वो पायलोरिक स्टेनोसिस का हो, चाहे पेशेंट वोमिटिंग का हो, तो एबीजीज में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आता है। अल्कलोसिस की वजह जो होती है वो यही होती है कि बाइकार्ब टू मच रिअब्सॉर्ब हो रहे हैं, एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। Esophageal perforation can be best established after initial investigation क्या होगी, contrast esophagogram के बाद। मोस्ट कॉमन कॉज वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुलास का क्या होता है? वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला नाम से समझ आ रहा है कि बिटवीन द वेजाइना और वेजाइको का मतलब होता है ब्लैडर, इन दोनों के दरमियान एक ट्रैक बन जाता है, फॉल्स सा ट्रैक बनता है। उस ट्रैक की वजह क्या होती है? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमास होती हैं ज्यादातर। Patients suffer from RTA in the thigh area, got a defect in superficial femoral artery। तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आर्टरी के अंदर अगर कोई आ गया और ये आपको पता है पल्सेटाइल होती है, तो आपको अब साइड से बात है ये एक आर्टरी है, यहाँ पे उसको डिफेक्ट आ गए, तो आपने इस जगह कोई ना कोई चीज रखनी है, कोई ना कोई पीस रखना है ऐसा कि ये डिफेक्ट खत्म हो, तो आपको ग्राफ्ट प्लेस करना पड़ेगा। एनास्टेमोसिस से काम नहीं चलेगा, पैच से भी काम नहीं चलेगा, लाइगेशन से भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज टू मच पल्सेटाइल। Which of the following surgeries should be done in case of हर्ट सेल? हर्ट सेल क्या होता है? ये फोलिकुलर जो कार्सिनोमा होता है थायराइड के अंदर, बेसिकली ये उन्हीं का एक वेरिएंट होता है। तो हर्ट सेल ट्यूमर कार्सिनोमा के में आप कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं? रिस्क होता है मेलिग्नेंसी का, तो आपने टोटल थायराइडेक्टमी ही करनी है। एक बात याद रखिएगा कि इट्स अ बेसिकली मलिग्नेंट कंडीशन, कार्सिनोमा का मतलब ये होता है। तो आप उसको लोपेक्टमी नहीं कर सकते क्योंकि रिकरेंस का रिस्क होता है। इसलिए हम यंग पेशेंट के अंदर अगर जब भी कैंसर आए तो हम पूरा का पूरा थायराइड निकाल देते हैं। अब पेशेंट ने अंडरवेंट इलेक्टिव स्प्लीन, उसकी रिमूव हुई है, सर्जरी उसकी बिल्कुल ठीक हो गई थी। रात के वक्त पेशेंट की पल्स ज्यादा हो गई है, बीपी कम है, यूरिन आउटपुट भी उसकी कम हो गई है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इशू? अब लाइकली इशू क्या है? अब इस पेशेंट में अगर एक पेशेंट है उसकी स्प्लीन रिमूव हुई है, उसके बाद वो पेशेंट का बीपी कम जा रहा है और पल्स ज्यादा, आपको पता है ओटी में रिकवरी रूम में जब एज अ हाउस ऑफिसर आपकी ड्यूटी होती है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मॉनिटर इज अ पल्स। किसी भी मरीज की पल्स बढ़ रही हो ना, तो ये साइन होता है कि पेशेंट को शॉक में जा रहा है। और सर्जरी के बाद शॉक की वजह क्या होती है? हाइपोवोलेमिया, इंटरनल ब्लीड हो रहा होता है मरीज को, कहीं ना कहीं ब्लड जमा हो रहा था ब्लड बॉडी के अंदर, आपको समझ नहीं आ रही, पल्स मरीज की बढ़ रही होती है। और ये हम लोगों ने मतलब एज अ हाउस ऑफिसर आप लोग पिक भी कर लेते हैं और मरीजों की जान बचा देते हैं कि री एनास्टेमोसिस बाद में वो दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो ये पेशेंट को सेकेंडरी हेमरेज हुआ है, अंदर ब्लीड हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है। बीपीएच में कौन से प्रोस्टेट के लोब से अराइज होता है? तो मीडियल लोब, बच्चों वाला एमसीक्यू है ये। वे पेशेंट है प्रेजेंट किए ईआर में फ्रैक्चर है, उसको क्लेविकल का एक्सरे पे फ्रैक्चर इज मिड लाइन शेफ्ट में लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो अगर वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर आप उसको नॉन ऑपरेटिव कंजर्वेटिवली ही मैनेज करेंगे। पेशेंट ईआर में आया, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी है, उसकी राइट लेग गई है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है ऑन द ग्राउंड, एक्सरे पे मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ टीबिया आर मिनिमली डिस्प्लेस्ड। फ्रेगमेंट्स 2 हैं लेकिन मिनिमली, मतलब अगर ये टीबिया है तो 2 फ्रेगमेंट डिस्प्लेस है लेकिन मिनिमली है। फिबुला इंटेक्ट है, इसको कम्युनिकेट कहते हैं। कम्युनिकेट में ये होता है कि फ्रैक्चर 2 होता है लेकिन आपस में डिस्प्लेस कम होते हैं। अब ये पेशेंट है सीसीयू में आया है एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन के साथ, उसको आपने मॉर्फिन दिया, मतलब पैथिडीन, कोई फर्क नहीं पड़ा, बीपी उसका ज्यादा है, पेरिफेरल पल्सेस सब पैल्पेबल है एक्सेप्ट इन द लेफ्ट लेग।
मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेज इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? आप इस पेशेंट में मुझे जो लगता है ना, किसी मरीज में अगर लेफ्ट लेग के बाद तो ये एन्यूरिज्म के बाद वो लेफ्ट लेग के अंदर नहीं जा रहा, तो कोई ना कोई एम्बोलिज्म चला गया, तो एमआरआई थोरेक्स भी हो सकता है। वो आप रूल आउट करें कि एओर्टिक डाइसेक्शन वगैरह को, क्योंकि उसका बीपी ज्यादा है, चेस्ट पेन बहुत सीवियर हो रहा है, तो एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है। वैसे देखें, जो एब्डोमिनल एओर्टिक होता है ना, उसमें बाज़ औक़ात यहाँ पे क्लॉट्स बने होते हैं, वो नीचे जाके एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया करते हैं। तो अगर इस मरीज़ में चेस्ट पेन ना होता, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया भी आप सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तो ये वो आया चेस्ट पेन से ना, लेग में पेन तो नहीं है ना, ठीक है? तो आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पल्सेस लेफ्ट लेग में नहीं है, तो ये एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, तो सारे इसमें डॉपलर क्यों नहीं है राइट आंसर, ठीक है? पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ है, लेकिन पेशेंट को एक कंडीशन दी हुई है कि लेफ्ट लेग में उसको पहले पल्सेस नहीं आ रही, तो इट मीन्स कहीं न कहीं उसको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म भी है, साथ ही एओर्टा वीक है, तो थोरैक्स में एओर्टा की टियरिंग हो गई है। पेशेंट है, इमरजेंसी में आया है, 12 घंटे की हिस्ट्री है, एनोरेक्सिया की, वोमिटिंग की, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है और राइट आईली फोसा अपेंडिक्स का एरिया। एग्जामिनेशन में रेस्टलेस है, सेल्फ नॉन टेंडर एब्डोमेन है, रीबाउंड टेंडरनेस है पेशेंट को। तो ये क्या है? लाइकली डायग्नोज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब ये पेशेंट है, रैपिड डिटेरियोरेशन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका ड्रॉप हो रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है, बीपी उसका शूट हुआ हुआ है, ईसीजी में टी और एसटी सेगमेंट की चेंजेस आ रही हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उसको बीपी को रिकरेक्ट करें, क्योंकि क्या हो रहा है, ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो रही है, ये मरीज का एंड ऑर्गन डैमेज डेवलप हो रहा है, तो उसका बीपी आप लोड करेंगे। कौन सी ड्रग यूज होती है वैसे बीपी को लोड करने के लिए? फर्स्ट लाइन कैपोटिन। कैपोटिन से काम ना चले तो आपने चेस्ट अस्कल्टेट करनी है मरीज की। उसके बाद आप उसको लेबिटालोल लगवाते हैं, बीटा ब्लॉकर है बेसिकली, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करती है। तो अल्फा पे जब एक्ट करेगी तो ब्लड प्रेशर को कम कर देगी, अब ये ब्लड वेसल है उस पे अल्फा पे भी जाके एक्ट करेगी, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है? बीटा पे करेगी, हार्ट रेट को भी कम कर देगी, तो आपको होता है कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है? और ब्लड प्रेशर इज बेसिकली कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर। ऐसा ही होता है ना, टीपीआर को आपने अल्फा के थ्रू कम कर दिया, बीटा के थ्रू आपने हार्ट रेट को जब कम किया, तो बीटा रिसेप्टर के थ्रू कार्डियक आउटपुट भी कम, तो बीपी को आप लेपिटालोल से ऐसे मेंटेन करते हैं। तो लेबिटालोल हम लोग वैसे, मैं तो अक्सर 10-20 mg से स्टार्ट करता हूँ, या कभी कभी 10 mg, 10 mg को 10 ml में डाइल्यूट करें, स्लोली मरीज को लगवा दें। बाज़ औक़ात कभी कभी हम ये भी करते हैं कि मरीज के चेस्ट में तो अब मसला महसूस हो रहा है, थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो लेसिक्स लगवा दें। लेसिक्स भी एक जो एम्प्यूल होता है ना लेसिक्स का, वो तकरीबन होता है 2 ml का, और इसमें पड़ी होती है 20 mg। तो आप वार्ड स्टाफ को कहते हैं 1 ml लगवा दें, तो एक्ट लाइक अ डॉक्टर, 10 mg उसमें होती है, ठीक है? डोजेज आपको थोड़ी याद होंगे इससे वक्त के साथ साथ। लेसिक्स क्या करती है? वो वीनस रिटर्न को कम करती है, और वीनस रिटर्न इसमें से किस जगह पे है? स्ट्रोक वाली। वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगी, बीपी तब भी कम हो जाएगा, ठीक है? पेशेंट है, मेल इमरजेंसी में आया है आफ्टर सफरिंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यू आर रिक्वायरिंग टू स्टार्ट हिम आईवी फ्लूइड्स। तो आरटीए के बाद बेहतर ऑप्शन ये होता है रिंगर। वैसे मुझे लगता है हम लोग वार्ड भी तो ज्यादा, बट नॉर्मल सलाइन इज गुड स्टिल। पेशेंट का पेन है एब्डोमेन के अंदर, रिकरेंट वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, बीपी कम है, पल्स ज्यादा जा रही है, शॉक में जा रहा है, एब्डोमेन उसकी डिस्टेंडेड है। इस पेशेंट में सबसे पहले ये सर्जरी वाले क्या करते हैं? प्लेन एक्सरे करवाते हैं, देखने के लिए क्यों एक्यूट एब्डोमेन में जा रहा है। पेशेंट है सर्जिकल ओपीडी में आ गया है, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव भी है, कंप्लेन क्या है? सीवियर पेरिएनल पेन है और हाई ग्रेड फीवर है। एग्जामिनेशन पे फ्लक्चुएशन नोट हुई है विद इन्फ्लेम्ड ओवरलाइंग स्किन, डीआरडी उसका पॉसिबल नहीं था, तो फ्लक्चुएशन जब फील होगी एग्जामिनेशन पे, तो लाइकली पेरिएनल एब्सेस मरीज को बनी हुई है। 42-year-old मेल ईआर में आया एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, हेमाटेमेसिस मतलब ब्लड इन वोमिट, और मेलाना, मेलाना क्या होता है? ब्लैक कलर स्टूल्स को। तो इन्वेस्टिगेशन इस मरीज की आप क्या कराएंगे? बेरियम तो इसका कराना नहीं है, बायोप्सी की जरूरत नहीं है, आप इसका अपर जीआई एंडोस्कोपी कराएं, देखेंगे क्यों उसको ब्लीड हो रहा है अपर। अच्छा, हाउ यू डिफरेंशिएट वेदर इट्स अपर और लोअर जीआई ब्लीड? कैसे? लिगामेंट ऑफ ट्रीज, ये क्या होता है? जेजुनम जो होती है ना बेसिकली, ये जेजुनम है,
समझे। फिर आइलियम स्टार्ट हो गई है। जेजुनम से एक लिगामेंट इस तरफ लेफ्ट साइड पे ऐसे डायफ्राम के साथ जाके अटैच होता है। ये डायफ्राम लेट्स सपोज चल रहा है ना, डायफ्राम के साथ जाके सीधा सीधा अटैच हो जाता है। इस लिगामेंट को बेसिकली, ये जो लिगामेंट है ना, ये सॉरी एक तो मॉडर्न सोसाइटी के मसले, ये लिगामेंट, ये जेजुनम जा रही है ना, तो ये जेजुनम के साथ ऐसे ऊपर डायफ्राम ये चल रहा है। ये जो लिगामेंट अटैच हुआ है ना डायफ्राम के साथ, दिस इज डायफ्राम। इस लिगामेंट को बेसिकली हम कि से ऊपर ऊपर अगर ब्लीड होगी तो उसको ऊपर जी ब्लीड कहेंगे, इससे नीचे या फिर आइलियम है, फिर लेट्स सपोज ये आइलियम है, सीकम हो गया, फिर सेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और ये फिर सारा। अगर इधर इससे नीचे कोई ब्लीड होगा उसको लोअर जी ब्लीड कहते हैं। बाकी भी और डिफरेंसेस होते हैं, एक बच्चों वाला मैंने आपको बताया जो कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। पेशेंट आपके पास आया इमरजेंसी में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आपको समझ आ गया कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। टेंडर स्वेलिंग भी है राइट ग्रोइन में। तो लाइकली डायग्नोसिस क्या है, इसको ऑब्स्ट्रक्टेड, इसका ये जो हर्निया है, जब भी याद रखिएगा, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, एक होता है स्ट्रैंगुलेटेड। हर्निया तो आपको पता है ऐसे इंटेस्टाइन्स बाहर निकलती हैं किसी भी डिफेक्ट से। अब ये लेट्स सपोज इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है किसी मरीज की, उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट था, वहां से इंटेस्टाइन बाहर निकलती हैं और ये ऐसे प्रोट्रूजन बन जाती है, स्किन के ऊपर एक स्वेलिंग होती है। ये जो नेक होती है ना हर्निया की, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जिस मरीज की नेक इतनी कंप्रेस हो जाए तो फिर पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाए, फिर आप उसको कहते हैं दिस इज द ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। लेकिन अगर सान ओवरलाइंग स्किन में चेंजेस आ जाए, फिर आप कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा, स्किन चेंजेस, रेड होना शुरू हो जाए, पीआर ब्लीड स्टार्ट हो जाए, फिर आप कहते हो स्ट्रेंगुलेटेड अप हो गया। फीमेल है, सर्जिकल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया, पेनफुल स्वेलिंग है राइट फोर आर्म पे, लो ग्रेड फीवर भी है, स्वेलिंग इज स्टैंडर्ड विद विजिबल स्मॉल पंक्टम। ये टिपिकल फाइंडिंग्स होती हैं सेबेशियस सिस्ट की। पंक्टम जब भी किसी सिनेरियो में आ जाए ना, तो ये सेबेशियस सिस्ट होती है। 29-year-old मैन प्रेजेंट ईआर में विद द पेल्विक फ्रैक्चर एंड शॉक के अंदर है। तो इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज आपने रूल आउट की हैं, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या होगी? अगर आप इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज को रूल आउट करना चाह रहे हैं, सीटी स्कैन एब्डोमेन का आप करवाएं पेशेंट का। जाहिर सी बात है, उससे आपको बोन की स्ट्रक्चर भी पता चल जाएंगी, इंट्रा एब्डोमिनल कोई विसरास की इंजरीज है वो भी आपको पता चल जाएंगी, उनकी एसोसिएशन भी पता चल जाएगी। तो लिवाज हो गए या एक्सरेज हो गया, वो इतने अच्छे नहीं है। पेशेंट है, उसको कार्सिनोमा ऑफ सीकम है और उसने कीमोथेरेपी ले ली है, अब आप उसका देखना चाहते हैं रिकरेंस के लिए, तो आप कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल भेजेंगे। अच्छा मुझे बताएं, CA 19-9 किसके लिए होता है? पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा का रिकरेंस देखने के लिए। और CA 15-3 ब्रेस्ट का। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक ना क्लिनिकल बात बताऊं, ये तब रिकरेंस के लिए बेस्ट टेस्ट है अगर पेशेंट के डायग्नोसिस के टाइम पे ये रेस था, मतलब एक मरीज है उसका 2024 में डायग्नोसिस आपने बनाया ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसी वक्त ना ट्यूमर मार्कर साथ भेज देते हैं। आपने CEA भेजा उसी वक्त, 2024 में ये आया था मार्च में, 1 लाख लाइक 1024। आपने सर्जरी की उसकी अप्रैल में, आप नवंबर में दोबारा उसका ना CEA देखने। तो अगर किसी मरीज का आप CEA शुरू में रेस था तो तब आप बेचेंगे, तो CEA अब आया उसका 98, तो यस ट्यूमर का रिकरेंस नहीं है। लेकिन एक मरीज का जिसका आपने 2024 में शुरू में ही कराया था तब उसका था 98, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू सेंड दिस एट फॉर रिकरेंस। रिकरेंस के लिए कोई और चीज आपको देखनी पड़ेगी, CT करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इस तरह थोड़ी मैनेजमेंट मरीज की होती है। गन शॉट वुंड है, पेशेंट को राइट थाई पे इमरजेंसी में आया, वुंड डजंट रिस्पॉन्ड कोरिस्पॉन्ड विद द क्लॉट्स। तो ये आप मरीज का जाहिर सी बात है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड के अंदर ही ऐसा होता है। पेशेंट ए सर्जरी है 6 डेज से और पेनफुल स्वेलिंग है लेग में, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप ये पेशेंट को DVT डेवलप हो गया। इमरजेंसी में आया एक्यूट ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस फीवर, ये कौन सा ट्राइड है? चैडकोट ट्राइड, गुड। एग्जामिनेशन में स्टोन है गॉल ब्लैडर में, सिंगल स्टोन इन CBD। तो अब एक बात याद रखिएगा, ये लीवर है, यहाँ से ये ऐसे ड्रेन करेगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटन में। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है का, जब भी कोई CBD में मसला है ना स्टोन का, तो बेस्ट डायग्नोसिस इज थ्रू ERCP। एक तो आप इस स्टोन को निकाल लोगे भाई,
दूसरा यहाँ पे स्टेंट पास कर दोगे, तो आप सीबीडी के स्टोन को रिमूवल विद ईआरसीपी करोगे। अब ये बच्चा है 35 ईयर ओल्ड सिगरेट स्मोकर फीमेल ने बच्चे को जन्म दिया है, और 1 महीने के बाद बच्चे को ये मसला कि दूध नहीं उसे पिया जा रहा। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें एलोंगेटेड और थिकन पायरोल्स नजर आया है। तो इसमें क्या हो गया, पाए रोलोमायोटमी आपको करनी पड़ेगी उसको। ये जस्ट लाइक गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते बच्चों में। इसमें से कौन सा सुचर एब्जॉर्बल सुचर है विक्रल का, और ये अंदर के इंटेस्टाइन्स की एनास्टोमोसिस में यूज होता है। इमरजेंसी में आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन सीटी आप करवाएंगे। अब ये पेशेंट है, अब ये देखें वुमेन है, 2 मंथ हिस्ट्री है सीवियर पेन राइट लेग में वाइल वॉकिंग। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्लॉडिकेशन। चलते हुए दर्द होना, ये एंजाइना होता है टांगों का। आपको कहता है ग्रोसरी स्टोर पर ये रुकती है बट हैज में अनएबल टू वॉक 200 मीटर से रास्ता नहीं चल सकती, फिर उसको दर्द हो जाता है। पीडल पल्सेस डिमिनिश्ड है, and there is bruit on the internal iliac artery। इंटरनल आइलिक आर्टरी पे उसको ब्रूई भी सुनाई दी है। तो लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अब आपको पता है। अब ये एक मरीज है, ये एओर्टा है, एक्सटर्नल आइलिक, इंटरनल आइलिक, एक्सटर्नल आइलिक, इंटरनल। तो ब्रूई इंटरनल आइलिक के लेवल पे उसको है, तो लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किधर होगा, तो लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इंटरनल आइलिक पे ही है, क्योंकि ब्रूई भी उसको उधर है। ठीक है, नहीं 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 सॉरी। अब मैं इस एमसीक्यूज पे आपको एक बात बताता हूँ। मसला उसको चलते हुए होता है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सटर्नल आइलिक जो होती है, इंटरनल आइलिक तो अंदर की तरफ है, तो ये ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, इधर इंटरनल आइलिक की ब्रांचेस आती हैं। ये जो एक्सटर्नल आइलिक होती है ना, ये ई वाली हो, ये इन आई वाली, एक्सटर्नल आइलिक आगे फेमोरल में जाती है, फेमोरल आगे पोप्लिटियल में जाती है, पोप्लिटियल से आके डोर्सालिस पीटस आती है, तो उसकी पेल्सिस इम्प नहीं पहले वो दूसरा मरीज को चलते हुए मसला होता है, तो फेमोरल का मसला है या पोप्लिटियल का मसला है, तो इसके एक्सटर्नल आइलिक भी इन्वॉल्व है। क्लिनिकली उसकी एक्सटर्नल आइलिक है, सिम्टोमेटिकली साइंस के अकॉर्डिंगली आपको ब्रूई इंटरनल आइलिक पे मिली है, तो दोनों में मसला है, तो लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन आइलिक पे होगा। ठीक है, ये गलत ही में है, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। पेशेंट है, सी सेक्शन हुआ है और यूरिन अब उसका पास नहीं हुआ, तो यूरेटर को डैमेज हो गया। पेशेंट इमरजेंसी में आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्रोकन हिज राइट 3 लिब्स, एक्सट्रीम राइट साइड प्रोटिक चेस्ट पेन, साइनोसिस, डिस्टेंडिंग, बीपी उसका मेंटेन नहीं हो रहा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी मरीज का ट्रॉमा के बाद बीपी मरीज ना हो रहा हो, और परकशन पे चेस्ट उसकी हाइपर रेजोनेंट है और ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है या डिक्रीज फ्रेमिटस, एक ही बात है। तो अभी देखिए, आपको पता है यहाँ पे प्लूरा होती है, दरमियान में हार्ट काम कर रहा है। जब भी इधर कोई फ्रैक्चर होगा, तो ये लंग्स जो है ना बीच में से कोलैप्स हो जाएंगे, ये हार्ट पे प्रेशर सारा बिल्ड अप करेंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि राइट साइड पे जब हार्ट की प्रेशर बिल्ड अप होगा, तो लेफ्ट साइड पे वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा, तो बीपी मरीज का नीचे चला जाएगा, जेवीपी ऊपर चली जाएगी, हार्ट के साउंड्स जो होंगे वो मफल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मफल्ड, ये होता है बैक स्ट्राइड। अक्सर बच्चे इसी चीज को पढ़ के कहते हैं ओहो दिस इज कार्डिक टेम्पोनार्ड। भाई कार्डिक टेम्पोनार्ड नहीं है ये, बैक स्ट्राइड जरूर है, लेकिन मरीज की आगे भी तो पढ़े कि परकर्शन हाइपर रेजोनेंट आ रही है, यहाँ पे मसला है असल में, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड अप हुआ है, जस्ट लाइक अ कार्डिक टेम्पोनार्ड मरीज प्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हवा कैसे निकालनी है, कोई चेस्ट ट्यूब पास करेंगे, ये लंग्स फिर एक्सपेंड हो जाएगा, सारे का सारा वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, सो इमरजेंसी चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। राइट ऑनसन का लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो था वो 14 वीक्स अगो था, यूपीटी उसका पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उसकी लेप्रोस्कोपी आपको इमरजेंसी करनी पड़ेगी। मेडिकली तो मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। न्यू बॉर्न है, सी सेक्शन के बाद पैदा हुई है और उसने मिकोनियम पास नहीं किया, एग्जामिनेशन पे स्मॉल एब्सेंस एनल ओपनिंग है ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, डायग्नोसिस क्या है, इम्परफोरेट एनस का। सर्जन परफॉर्म टॉन्सिलेक्टमी, 6 दिनों बाद मरीज आया है ब्लीडिंग के साथ, तो ये कौन सी है, 6 दिन बाद सेकेंडरी हेमरेज होगा।
पेशेंट है गनशॉट वुंड हुआ एब्डोमेन में, severely dehydrated है, malnourished है, exercising out food material from the entry wound and total output is greater than 1500 ml. अब वो जो कुछ खा रहा है वो सब वुंड से निकल रहा है बाहर, तो ये फिस्टुला बन गया लाइकली। तो हाई आउटपुट इंटेस्टाइनल फिस्टुला की वजह से, क्योंकि एमेसिएटेड भी इसलिए हो रहा है कि चीजें अंदर जा ही नहीं रही। अब ये पेशेंट आरटीए के बाद आपके पास आया, प्राइमरी सर्वे आपने किया है और ड्यूरिंग द सेकेंडरी सर्वे पेशेंट कोलैप्स हो गए। तो अगर मरीज कोलैप्स हो जाए सेकेंडरी सर्वे के दौरान, तो आपने दोबारा प्राइमरी सर्वे वो ABCD दोबारा करना होता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन उनको मेंटेन करें, फिर सेकेंडरी सर्वे पे जाएं। पेशेंट है, अच्छा ये गायनी का पेशेंट है, सर्विस हॉस्पिटल की ER में आया है, ड्राउजी स्टेट में विद द वार्म पेरिफ्रीज एंड हाई ग्रेड फीवर, और मिस कैरेज उसका हुआ था 1 हफ्ता पहले। अब उसकी जो रिटेन प्रोडक्ट वो रिमूव हुई है, दाई नहीं रिमूव की है, उसने क्या ही रिमूव की होनी है। अब ये जाहिर सी बात है, इस पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस और ये सब चीजें हैं, IV फ्लूइड से मेंटेन नहीं कर पा रही, तो ये शॉक सेप्टिक शॉक है। वैसे भी RCOP के बाद जो भी शॉक होता है रिटेन प्रोडक्ट कंसेप्शन के बाद, वो सेप्टिक ही होता है, इसमें डिस्चार्ज भी आ रहा होता है मरीज को। पेशेंट RTA के बाद आपके पास ER में आया है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, एग्जामिनेशन में एब्डोमिन रिजिड एक्यूट एब्डोमिन में BP उसका कम है और पल्स रहता है, तो पेशेंट शॉक में है। अब उसको सेव कैसे करेंगे, आपने इमरजेंसी में उसके लिए पेट खोलना है, आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी है। जब तक आप खोल के देखेंगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा ब्लीडिंग हो रही है क्या चीज है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आया विद इंग्वाइनल स्वेलिंग के साथ, बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस है स्क्रोटम के अंदर। बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस जब भी होना तो ये लाइकली वेरिकोसील होता है, और इसका एक लिंक है मम्स के साथ, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, हाइड्रोसील में वो कहेगा कि स्वेलिंग है और ट्रांस एल्यूमिनेशन टेस्ट उसका पॉजिटिव है, ट्रांस एल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है, वो होता है हाइड्रोसील का, ठीक है। और टेस्टिकुलर स्वेलिंग वाला नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर राइट हाइपोकार्डियम पेन के साथ आता है। इनको वॉमिटिंग बड़ी सीवियर होती है इन बच्चों को। So that was all regarding surgery. Now we will discuss next paper tomorrow, inshallah.